इतिहास की विशाल किताब में संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड वह अध्याय है जहां एक युग की कहानी समाप्त होती है और दूसरे की भूमिका लिखी जाती है। यह कोई एक दिन या एक साल में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह सदियों तक चलने वाली एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे मौसम बदलता है, सर्दी की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती है, बर्फ पिघलने लगती है और फिर कहीं जाकर वसंत की पहली कोंपल फूटती है। ठीक इसी तरह संक्रमण काल में समाज की पुरानी व्यवस्थाएं, मान्यताएं और संरचनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और उनकी जगह नई सोच, नई तकनीकें और नए सामाजिक रिश्ते आकार लेने लगते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब समाज अपने पुराने खोल को उतारकर एक नया रूप धारण करने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है अस्थिरता और संघर्ष। पुरानी पीढ़ी अपनी जानी पहचानी दुनिया को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनकी पहचान और उनका वजूद उसी से जुड़ा होता है। वहीं नई पीढ़ी बदलाव की आहट को सुनती है और भविष्य की एक नई तस्वीर बनाने के लिए बेचैन होती है। यह संघर्ष केवल राजमहलों या युद्ध के मैदानों में नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह लोगों के घरों में, उनकी सोच में और उनके रोजमर्रा के जीवन में भी चलता है। कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान, हर क्षेत्र में पुराने नियमों को चुनौती दी जाती है। यह वह समय है जब लोग यह सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि हम चीजों को हमेशा से ऐसे ही क्यों करते आए हैं, और इसी सवाल से बदलाव की उस नदी को रास्ता मिलता है जो सदियों से रुके हुए पानी को बहा ले जाती है। संक्रमण काल को परिभाषित करने के लिए हमें समाज के 4 मुख्य स्तंभों को देखना होगा: राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। जब इन चारों स्तंभों में एक साथ बुनियादी बदलाव आने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि एक संक्रमण काल चल रहा है। राजनीतिक तौर पर राजाओं और सामंतों की शक्ति कमजोर पड़ती है और राष्ट्र, राज्यों या लोकतंत्र का विचार उभरता है। आर्थिक रूप से खेती पर आधारित जीवन की जगह व्यापार, कारखानों और पूंजी का महत्व बढ़ने लगता है। सामाजिक स्तर पर जन्म पर आधारित जाति या वर्ग व्यवस्था को चुनौती मिलती है और व्यक्तिगत योग्यता का विचार सामने आता है। और सांस्कृतिक रूप से धर्म पर आधारित विश्व दृष्टि की जगह विज्ञान और तर्क पर आधारित सोच ले लेती है। यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव हर जगह एक जैसा या एक ही समय पर नहीं होता। यूरोप में यह प्रक्रिया शायद 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के साथ शुरू हुई, जबकि भारत में इसका एक अलग और जटिल रूप देखने को मिला, जो काफी हद तक बाहरी शक्ति, विशेषकर उपनिवेशवाद के नाम से प्रभावित था। लेकिन इसका मूल सार एक ही था। पुरानी दुनिया की निश्चितताएं टूट रही थी और एक नई, अनिश्चित लेकिन संभावनाओं से भरी दुनिया जन्म ले रही थी। यह काल इतिहास का चौराहा है, जहां मानवता रुककर यह तय करती है कि उसे भविष्य में किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। यह उस महान परिवर्तन की कहानी है जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया। संक्रमण काल के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को जानना होगा जिसे उसने पीछे छोड़ा, यानी प्राचीन और मध्ययुगीन विश्व। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसकी बुनियाद स्थिरता और परंपरा पर रखी गई थी। यहाँ बदलाव को अक्सर एक खतरे के रूप में देखा जाता था, न कि एक अवसर के रूप में। समाज का ताना बाना कृषि के इर्द गिर्द बुना गया था। ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और उनका जीवन जमीन से, मौसम के चक्र से और फसलों के उगने और कटने से गहराई से जुड़ा हुआ था। जीवन की गति धीमी थी और एक पीढ़ी का जीवन यापन का तरीका अगली पीढ़ी को लगभग बिना किसी बदलाव के विरासत में मिल जाता था। लोगों की दुनिया छोटी होती थी, जो अक्सर उनके गांव या आसपास के कुछ गांवों तक ही सीमित थी। राजनीतिक और सामाजिक संरचना बेहद स्पष्ट और कठोर थी। इस व्यवस्था को हम अक्सर सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म कहते हैं। सबसे ऊपर राजा होता था, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके नीचे बड़े बड़े जमींदार या सामंत होते थे और सबसे नीचे किसान और मजदूर थे, जो जमीन पर मेहनत करते थे। आपका जन्म जिस वर्ग में होता था, आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर भी उसी से तय हो जाती थी। सामाजिक गतिशीलता या अपने वर्ग से ऊपर उठने की संभावना लगभग न के बराबर थी। हर किसी का समाज में एक निश्चित स्थान और कर्तव्य था, और इस व्यवस्था को दैवीय इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। इस कठोर संरचना ने समाज में एक तरह की स्थिरता तो दी, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास के रास्ते बंद कर दिए। इस दुनिया में धर्म जीवन का केंद्र बिंदु था। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लोगों की सोच, उनके नैतिक मूल्यों
उनके सामाजिक व्यवहार और यहाँ तक कि उनके ज्ञान विज्ञान को भी नियंत्रित करता था। दुनिया क्यों और कैसे काम करती है, इस सवाल का जवाब धार्मिक ग्रंथों में खोजा जाता था। चर्च या मंदिर जैसी धार्मिक संस्थाएं न केवल आध्यात्मिक मामलों में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मामलों में भी अपार शक्ति रखती थी। कला, संगीत और वास्तुकला सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए समर्पित था। व्यक्ति की पहचान उसकी अपनी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके समुदाय और उसके धर्म से होती थी। इस धार्मिक विश्व दृष्टि ने लोगों को एक साझा पहचान और उद्देश्य तो दिया, लेकिन इसने सवाल पूछने और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत को दबा दिया। संक्षेप में, प्राचीन विश्व एक सामूहिक, श्रेणीबद्ध और परंपरा से बंधा हुआ समाज था। यहाँ ज्ञान सीमित था और कुछ चुनिंदा लोगों, जैसे कि पादरियों या पंडितों के हाथों में केंद्रित था। अर्थव्यवस्था स्थानीय और आत्मनिर्भर थी, जिसमें व्यापार और बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत कम था। जीवन का उद्देश्य इस दुनिया में कुछ नया करने के बजाय परंपराओं का पालन करते हुए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए परलोक को सुधारना माना जाता था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो सदियों से लगभग एक ही ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन इसी स्थिरता के भीतर बदलाव के कुछ बीज धीरे धीरे पनप रहे थे, जो सही समय आने पर एक बिल्कुल नई दुनिया को जन्म देने वाले थे। प्राचीन विश्व की स्थिर और परंपरावादी जमीन के ठीक विपरीत आधुनिक विश्व की नींव 3 क्रांतिकारी विचारों पर रखी गई: तर्क, विज्ञान और व्यक्तिवाद। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां क्यों पूछना एक विद्रोह नहीं बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी माना जाता था। आधुनिक युग का उदय इस विश्वास के साथ हुआ कि मनुष्य केवल भाग्य या दैवीय इच्छा का दास नहीं है, बल्कि वह अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है और अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता है। यह सोच, जिसे प्रबोधन या एनलाइटनमेंट के नाम से जाना गया, आधुनिकता की आत्मा थी। इसने हर पुरानी मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया, चाहे वह राजा का दैवीय अधिकार हो या चर्च की असीम सत्ता। इस नई सोच का सबसे शक्तिशाली हथियार था विज्ञान। जहां प्राचीन विश्व प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए पौराणिक कथाओं का सहारा लेता था, वहीं आधुनिक विश्व ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे विचारकों ने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड दैवीय सनक से नहीं बल्कि निश्चित नियमों से चलता है। इस वैज्ञानिक क्रांति ने न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदला, बल्कि इसने मनुष्य को एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास भी दिया। अब प्रकृति एक रहस्यमयी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाया जा सकता था। आधुनिकता का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ व्यक्तिवाद का उदय था। प्राचीन विश्व में व्यक्ति की पहचान उसके समूह से होती थी, लेकिन आधुनिक सोच ने व्यक्ति को केंद्र में रखा। यह विचार सामने आया कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, उसके अपने अधिकार हैं और उसे अपनी नियति स्वयं गढ़ने का हक है। मैं की यह भावना हम की सामूहिक पहचान पर हावी होने लगी। इस सोच ने लोकतंत्र के विचार को जन्म दिया, इसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, इसने कला और साहित्य को भी प्रभावित किया। इन विचारों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो प्राचीन विश्व से मौलिक रूप से भिन्न थी। आधुनिक समाज शहरीकृत, गतिशील और तकनीकी रूप से उन्नत है। इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक है, इसकी राजनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ शिक्षा और सूचना आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि इस आधुनिकता की अपनी चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसने मानवता को प्रगति और स्वतंत्रता के अवसर दिए हैं जो पहले कभी कल्पना भी नहीं किए जा सकते थे। ये वह दुनिया है जिसकी ओर संक्रमण काल ने हमें धकेला। प्राचीन से आधुनिक युग तक का सफर सीधा या शांतिपूर्ण नहीं था। यह संक्रमण काल एक पुल की तरह था जो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता था, लेकिन इस पुल पर चलना बेहद उथल-पुथल भरा और संघर्षपूर्ण था। यह पुरानी और नई ताकतों के बीच एक महाकाव्यीय टकराव का दौर था। एक तरफ पुरानी व्यवस्था के संरक्षक थे, राजा, सामंत और चर्च, जो अपनी सदियों पुरानी सत्ता और विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए नई सोच धर्म, समाज और परंपरा के लिए एक सीधा खतरा थी। वे किसी भी कीमत पर यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व उसी पर टिका था। इस पुरानी दुनिया के पास परंपरा की ताकत थी और लोगों की आदतों पर उसकी गहरी पकड़ थी। दूसरी तरफ बदलाव के नए वाहक थे,
वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यापारी और क्रांतिकारी। ये वे लोग थे जो पुरानी दुनिया की सीमाओं से घुटन महसूस कर रहे थे। वैज्ञानिकों को चर्च के हठ धर्मी सिद्धांतों में ब्रह्मांड की सच्चाई नहीं दिख रही थी। व्यापारियों को सामंती अर्थव्यवस्था के बंधन अपने मुनाफे के रास्ते में रुकावट लगते थे। दार्शनिकों और लेखकों को राजा की निरंकुशता और सामाजिक असमानता अस्वीकार्य थी। इन नई ताकतों के पास तर्क, खोज की भावना और भविष्य का एक आकर्षक सपना था। उन्होंने किताबों, पैम्फलेटों और भाषणों के जरिए अपने विचारों को फैलाना शुरू किया, जिससे आम लोगों में भी एक नई चेतना जागृत होने लगी। यह दो विश्व दृष्टियों का टकराव था, जहां एक अतीत से चिपका हुआ था और दूसरा भविष्य की ओर देख रहा था। यह संघर्ष अक्सर हिंसक रूप ले लेता था। यूरोप में धर्म के नाम पर युद्ध हुए, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने एक दूसरे का खून बहाया। वैज्ञानिक गैलीलियो को अपने विचारों के लिए चर्च द्वारा दंडित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति जैसी राजनीतिक क्रांतियों में पुरानी अभिजात वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह एक ऐसा दौर था जब समाज का हर नियम, हर रिश्ता दांव पर लगा हुआ था। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि यह आत्मा की लड़ाई थी कि समाज को आस्था से चलना चाहिए या तर्क से, दैवीय अधिकार से या मानवीय अधिकारों से, परंपरा से या प्रगति से। इस संघर्ष की आग में ही आधुनिक दुनिया के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तपकर निकले। आखिरकार नई ताकतों की जीत हुई, लेकिन यह एक आसान जीत नहीं थी। पुरानी दुनिया पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उसके कई तत्व आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। संक्रमण काल ने एक ऐसी दुनिया नहीं बनाई जो पूरी तरह से तर्क संगत और उत्तम हो, बल्कि एक ऐसी मिश्रित दुनिया बनाई जिसमें पुराने और नए के बीच का तनाव आज भी जारी है। यह पुल सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। आज भी हम विज्ञान और अंधविश्वास, लोकतंत्र और निरंकुशता, व्यक्तिवाद और समुदाय के बीच संघर्ष देखते हैं। उस संक्रमण काल को समझना हमें यह याद दिलाता है कि प्रगति कभी भी तयशुदा नहीं होती। यह हमेशा उन लोगों के साहस और संघर्ष पर निर्भर करती है जो एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखते हैं। यूरोप में परिवर्तन की शुरुआत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण लहर थी पुनर्जागरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। यह 14वीं शताब्दी में इटली के शहरों जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। यह केवल कला या वास्तुकला में एक नया आंदोलन नहीं था, बल्कि सोच में भी एक बुनियादी बदलाव था। सदियों से मध्य युगीन यूरोप का जीवन पूरी तरह से धर्म और परलोक पर केंद्रित था। मनुष्य को एक पापी प्राणी माना जाता था, जिसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। लेकिन पुनर्जागरण ने इस सोच को चुनौती दी। इसने प्राचीन यूनान और रोम के शास्त्रीय ज्ञान को फिर से खोजा और मानववाद के विचार को केंद्र में रखा। मानववाद का मानना था कि मनुष्य ईश्वर की एक अद्भुत रचना है और इस जीवन में उसकी उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण हैं। इस नई सोच ने कला और साहित्य में एक क्रांति ला दी। जहां मध्ययुगीन कला केवल धार्मिक विषयों और प्रतीकों तक सीमित थी, वहीं पुनर्जागरण के कलाकारों ने मानव शरीर, उसकी भावनाओं और प्राकृतिक दुनिया के सौंदर्य को चित्रित करना शुरू किया। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे महान कलाकारों ने ऐसी कृतियां बनाई जो आज भी मानवता की रचनात्मक प्रतिभा का शिखर मानी जाती है। दा विंची की मोनालिसा में एक साधारण महिला की रहस्यमयी मुस्कान थी, तो माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति में मानव शरीर की शक्ति और सौंदर्य का उत्सव था। साहित्य में भी दांते और पेट्रार्क जैसे लेखकों ने लैटिन की जगह आम लोगों की भाषा में लिखना शुरू किया, जिससे साहित्य कुछ चुनिंदा विद्वानों के दायरे से बाहर निकलकर आम जनता तक पहुंच सका। पुनर्जागरण ने केवल कला को ही नहीं, बल्कि राजनीति और समाज को भी प्रभावित किया। मैकियावेली जैसे विचारकों ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक शासक को केवल आदर्शों पर नहीं, बल्कि शक्ति और व्यावहारिकता के आधार पर शासन करना चाहिए। इस सोच ने धीरे धीरे राजाओं और राष्ट्र राज्यों की शक्ति को चर्च के प्रभाव से मुक्त करने में मदद की। शिक्षा का स्वरूप भी बदलने लगा। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल पादरी बनाना नहीं था, बल्कि एक पुनर्जागरण पुरुष तैयार करना था। एक ऐसा व्यक्ति जो कला, विज्ञान, साहित्य
और राजनीति जैसे कई क्षेत्रों में निपुण हुए। यह व्यक्तिवाद के उदय की शुरुआत थी, जहां एक व्यक्ति की अपनी पहचान और योग्यता को महत्व दिया जाने लगा। संक्षेप में, पुनर्जागरण वह बौद्धिक चिंगारी थी जिसने यूरोप को मध्य युग की गहरी नींद से जगाया। इसने मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में फिर से स्थापित किया और उसे अपनी क्षमता पर विश्वास करना सिखाया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने सवाल पूछने, दुनिया को एक नई नजर से देखने और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस दिया। हालांकि इसका प्रभाव शुरुआत में समाज के ऊपरी तबके तक ही सीमित था, लेकिन इसने उन विचारों के बीज बो दी जो आने वाली सदियों में वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन और राजनीतिक क्रांतियों के रूप में विकसित होने वाले थे। यह आधुनिक युग की सुबह का पहला संकेत था, एक ऐसा प्रकाश जिसने यूरोप के अंधकारमय युग को समाप्त करने की शुरुआत की। पुनर्जागरण ने यूरोप में जो आत्मविश्वास और जिज्ञासा की भावना पैदा की, उसने जल्द ही लोगों को अपनी झांक दुनिया की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रेरित किया। इसी पृष्ठभूमि में खोज के युग का आरंभ हुआ, जो 15वीं सदी के अंत से शुरू होकर अगली 2 सदियों तक चला। इस युग में पुर्तगाल और स्पेन के साहसी नाविकों ने विशाल और अनजाने महासागरों में अपनी यात्राएं शुरू की। उनका उद्देश्य केवल नए व्यापारिक मार्ग खोजना नहीं था, विशेष रूप से भारत और पूर्वी देशों के मसालों के व्यापार पर नियंत्रण करना, बल्कि इसमें धन, प्रसिद्धि और अपने धर्म का प्रसार करने की प्रबल इच्छा भी शामिल थी। कुतुबनुमा और बेहतर जहाज निर्माण तकनीक जैसी नई खोजों ने इन लंबी और खतरनाक यात्राओं को संभव बनाया। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा। वह भारत के लिए एक पश्चिमी समुद्री मार्ग खोजने निकला था, लेकिन गलती से एक ऐसे महाद्वीप पर पहुंच गया जिसके बारे में यूरोप को कोई जानकारी नहीं थी, अमेरिका। इस खोज ने यूरोप वासियों के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इसके कुछ ही साल बाद 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए समुद्र के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस सफलता ने यूरोप के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सीधे व्यापार का मार्ग खोल दिया, जिससे वे अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ सके। इन खोजों ने न केवल यूरोप को अपार धन संपदा दी, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क की एक नई शुरुआत भी की। इन भौगोलिक खोजों के परिणाम गहरे और दूरगामी थे। यूरोपीय देशों, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिका में विशाल साम्राज्यों की स्थापना की, जिसे हम उपनिवेशवाद की शुरुआत कह सकते हैं। उन्होंने वहां के सोने चांदी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण किया और एजेटेक और इनका जैसी स्थानीय सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में करोड़ों की संख्या में स्थानीय आबादी बीमारियों और हिंसा का शिकार हुई। इसके साथ ही कोलंबियन एक्सचेंज नामक एक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच पौधों, जानवरों, बीमारियों, प्रौद्योगिकी और विचारों का अभूतपूर्व आदान प्रदान हुआ। यूरोप को आलू, टमाटर और मक्का जैसी नई फसलें मिली, तो वहीं अमेरिका को गेहूं, घोड़े और चेचक जैसी बीमारियां मिली, जिनके विनाशकारी परिणाम हुए। खोज के इस युग ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था और विश्व दृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक महासागर बन गया। इससे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड जैसे अटलांटिक तट पर स्थित देश दुनिया की नई महाशक्तियां बनकर उभरे। वैश्विक व्यापार और उपनिवेशों से आने वाली अपार दौलत ने यूरोप में पूंजीवाद के विकास को गति दी। साथ ही नई संस्कृतियों और लोगों के संपर्क में आने से यूरोपीय लोगों की अपनी दुनिया को लेकर समझ भी व्यापक हुई। हालांकि यह अक्सर श्रेष्ठता और नस्लवाद की भावना से भरी होती है। इस युग ने दुनिया को एक दूसरे के करीब तो लाया, लेकिन साथ ही इसने शोषण और साम्राज्यवाद के एक नए और काले अध्याय की भी शुरुआत की। अगर पुनर्जागरण ने नए विचारों को जन्म दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस ने उन विचारों को पंख लगा दिए। 1440 के दशक में जर्मनी के योहानेस गुटेनबर्ग द्वारा चल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इतिहास के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक है। इस आविष्कार से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जो एक बहुत ही धीमी, महंगी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। एक किताब की नकल तैयार करने में महीनों या सालों लग जाते थे। इस वजह से ज्ञान और शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों, जैसे कि चर्च के पादरियों, मठों के भिक्षुओं और राज दरबार के विद्वानों तक ही सीमित थी। आम आदमी के लिए किताबें एक दुर्लभ और अप्राप्य वस्तु थीं।
प्रिंटिंग प्रेस ने इस पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। गुटेनबर्ग के आविष्कार के बाद किताबें तेजी से और बड़ी संख्या में छापी जा सकती थी। जो किताब पहले हाथ से लिखने में 1 साल लेती थी, अब उसकी सैकड़ों प्रतियां कुछ ही हफ्तों में तैयार हो सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि किताबों की कीमत नाटकीय रूप से कम हो गई और वे आम लोगों की पहुंच में आने लगी। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबल को छापा, जिससे पहली बार आम लोग सीधे धर्म ग्रंथ को पढ़ और उसकी व्याख्या कर सकते थे, बजाय इसके कि वे केवल चर्च के पादरियों पर निर्भर रहे। इस घटना ने चर्च के एकाधिकार को सीधी चुनौती दी और मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों के लिए जमीन तैयार की, जिन्होंने अपने विचारों को पैम्फलेट और किताबों के जरिए पूरे यूरोप में फैलाया और प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को जन्म दिया। प्रिंटिंग प्रेस की क्रांति ने ज्ञान को लोकतांत्रिक बना दिया। अब विचार केवल कुछ बौद्धिक केंद्रों तक सीमित नहीं रह सकते थे। वे सीमाओं को लांघकर शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि गांवों तक पहुंच सकते थे। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और लेखकों के नए विचार तेजी से फैलने लगे, जिससे एक अखिल यूरोपीय बौद्धिक समुदाय का निर्माण हुआ। पुनर्जागरण के मानवतावादी विचार, खोज के युग की यात्राओं के वृत्तांत और वैज्ञानिक क्रांति की नई खोजें सब कुछ छपकर लाखों लोगों तक पहुंची। इससे लोगों में पढ़ने और सीखने की भूख बढ़ी, जिससे विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई और साक्षरता दर में सुधार हुआ। विचारों का यह मुक्त प्रवाह पुरानी स्थापित सत्ताओं के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि अब वे सूचना को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को भी बदला। जब किताबें लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषा के बजाय फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी जैसी स्थानीय भाषा में छपने लगी, तो उसने एक साझा भाषा और संस्कृति के लोगों के बीच एक नई पहचान बनाने लगा। उनको महसूस करेगा कि एक ही भाषा एक बड़े समुदाय का हिस्सा है, जिससे पूरे आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव पड़ी। संक्षेप में, प्रिंटिंग प्रेस केवल एक मशीन नहीं थी, ये विचारों का एक विस्फोट था, जिसने यूरोप के बौद्धिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इसने सूचना क्रांति की शुरुआत की, जो आज इंटरनेट के युग में अपने चरम पर है। 16वीं 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति ने ब्रह्मांड को समझने का नजरिया बदल दिया। सदियों से यूरोप में पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड का विचार था, जिसे चर्च का समर्थन था। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल पेश किया, जिसे गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से प्रमाणित किया। उनके विचारों ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से सिद्ध किया कि ब्रह्मांड गणितीय नियमों से चलता है। वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और सत्यापन का जन्म हुआ, जिसने तर्क और प्रमाण को ज्ञान का आधार बनाया। इस सोच ने समाज, सरकार और धर्म पर भी सवाल उठाने की प्रेरणा दी। वैज्ञानिक क्रांति ने आधुनिक युग की नींव रखी। वैज्ञानिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी में तर्क और विज्ञान को समाज और सरकार पर लागू करने का दौर आया। इसे प्रबोधन युग कहा गया। जॉन लॉवक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत दिया। रूसो ने जनता की इच्छा पर आधारित सरकार का विचार रखा। वोल्टेयर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। इन विचारों ने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया, जिन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव रखी। प्रबोधन ने तर्क, स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक आदर्शों को जन्म दिया। आज भी इन विचारों का असर दुनिया भर की राजनीति और समाज में दिखता है। औद्योगिक क्रांति ने 18वीं शताब्दी में उत्पादन और जीवन के तरीके को बदल दिया। मशीनों और कारखानों का युग शुरू हुआ। जेम्स वॉट के भाप इंजन ने उद्योग, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। शहरीकरण बढ़ा, नए औद्योगिक शहर उभरे और समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग बने। श्रमिकों की कठिनाइयों ने ट्रेड यूनियन और समाजवादी आंदोलनों को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को वैश्विक शक्ति दी और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। इसने आधुनिक दुनिया की भौतिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। भारत में आधुनिक युग की शुरुआत यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से हुई। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। मुगल साम्राज्य के पतन और भारतीय शासकों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता हासिल करने का मौका दिया। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद कंपनी बंगाल की शासक बन गई और धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। व्यापार से शुरू हुई यात्रा साम्राज्यवाद में बदल गई, जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को बदल डाला। औपनिवेशिक शासन के जरिए यूरोपीय विचार भारत पहुंचे, लेकिन अपने स्वार्थी रूप में। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया। पारंपरिक उद्योग उजड़ गए, कारीगर बेरोजगार हो गए। ब्रिटेन के सस्ते माल ने भारतीय कपड़ा उद्योग को खत्म कर दिया। भारत कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटिश माल का बाजार बन गया। अंग्रेजों ने जमीन पर निजी स्वामित्व और नई भू राजस्व प्रणालियां लागू की, जिनका मकसद अधिकतम लगान वसूलना था। किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। अकाल, कर्ज और गरीबी बढ़ी। रेलवे का इस्तेमाल भी मुख्यतः ब्रिटिश हितों के लिए हुआ। ब्रिटिश नीतियों ने भारत की समृद्धि को नष्ट कर गहरी गरीबी को जन्म दिया। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश पर शासन करने के लिए ब्रिटिशों ने एक केंद्रीकृत और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, जो उनके पहले के किसी भी भारतीय साम्राज्य से बिल्कुल अलग था। उनका मुख्य मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सुचारू रूप से राजस्व इकट्ठा करना और अपने औपनिवेशिक शासन को स्थायित्व देना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की स्थापना की, जिसे स्टील फ्रेम भी कहा जाता था। यह एक उच्च प्रशिक्षित और शक्तिशाली नौकरशाही थी, जो पूरे देश में ब्रिटिश नीतियों को लागू करती थी। भले ही सैद्धांतिक रूप से यह भारतीयों के लिए खुली थी, लेकिन इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और पाठ्यक्रम ऐसा था कि भारतीयों के लिए इसमें सफल होना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से सत्ता के सभी महत्वपूर्ण पद अंग्रेजों के ही हाथों में रहे। प्रशासन के साथ साथ ब्रिटिशों ने भारत में एक नई कानूनी व्यवस्था भी लागू की। उन्होंने पारंपरिक भारतीय कानूनों, जो अक्सर धर्म, समुदाय और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित होते थे, को हटाकर एक समान संहिताबद्ध कानूनी प्रणाली लागू की। उन्होंने इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रक्रिया संहिता जैसे कानून बनाए, जो आज भी भारतीय कानूनी व्यवस्था की नींव है। विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को लागू किया गया, जिसका मतलब था कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। सैद्धांतिक रूप से यह एक प्रगतिशील कदम था, क्योंकि इसने पारंपरिक जाति आधारित भेदभाव को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया। हालांकि ये नई कानूनी व्यवस्था व्यवहार में अक्सर पक्षपाती साबित हुई। कानून का असली मकसद न्याय प्रदान करने से ज्यादा औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखना था। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कानूनी मामलों में अक्सर भेदभाव किया जाता था। उदाहरण के लिए, एक भारतीय के लिए एक अंग्रेज के खिलाफ मुकदमा जीतना बहुत मुश्किल होता था। न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल, महंगी और लंबी थी कि आम गरीब भारतीय की पहुंच से बाहर थी। यह नई व्यवस्था स्थानीय परंपराओं और सामाजिक वास्तविकताओं से कटी हुई थी, जिससे लोगों में एक तरह का अलगाव पैदा हो गया। फिर भी इस नई कानूनी प्रणाली ने भारतीयों को अधिकारों और कानूनों की एक नई भाषा दी, जिसका उपयोग बाद में राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन को ही चुनौती देने के लिए बड़ी कुशलता से किया। इन प्रशासनिक और कानूनी बदलावों के अलावा ब्रिटिशों ने पुलिस बल और एक आधुनिक सेना का भी गठन किया। पुलिस का असली काम विद्रोहों को दबाना और औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ किसी भी प्रतिरोध को कुचलना था, न कि आम नागरिकों की सुरक्षा करना। इसी तरह भारतीय सैनिकों से बनी ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए, बल्कि दुनिया भर में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए लड़ने के लिए भी किया गया। कुल मिलाकर ब्रिटिशों द्वारा स्थापित प्रशासनिक और कानूनी ढांचा एक दुधारी तलवार की तरह था। इसने भारत को एकीकृत राजनीतिक इकाई बनाने में मदद की, लेकिन इसका मूल चरित्र दमनकारी था और इसका एकमात्र मकसद भारत के संसाधनों का शोषण और ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखना था। भारत में ब्रिटिश शासन और पश्चिमी विचारों के आगमन ने भारतीय समाज और संस्कृति में एक गहरे मंथन को जन्म दिया। यह सदियों पुरानी परंपराओं और पश्चिम से आ रहे आधुनिक विचारों के बीच एक जटिल टकराव और संवाद का दौर था। एक ओर ईसाई मिशनरियों, ब्रिटिश अधिकारियों
और पश्चिमी शिक्षित भारतीयों ने हिंदू समाज में व्याप्त कई कुरीतियों की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या और जाति आधारित भेदभाव जैसी प्रथाओं को बर्बर और अमानवीय कहकर उन पर हमला किया गया। इस आलोचना ने भारतीय समाज को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया। इस टकराव की प्रतिक्रिया में भारतीय समाज में दो मुख्य धाराएं उभरी। एक धारा सुधारवादियों की थी, जिनका मानना था कि भारतीय समाज को जीवित रहने और प्रगति करने के लिए अपनी कुरीतियों को दूर करना होगा। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके कारण 1829 में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया। इन सुधारकों का मानना था कि पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान को अपनाकर ही भारत का आधुनिकीकरण हो सकता है, लेकिन वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते थे। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाना चाहते थे। दूसरी ओर एक रूढ़िवादी धारा थी, जो पश्चिमी प्रभाव को भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए एक खतरे के रूप में देखती थी। उनका मानना था कि सभी सामाजिक सुधार औपनिवेशिक शासकों और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय समाज को भ्रष्ट करने और उसका धर्म परिवर्तन करने की एक चाल थी। वे अपनी पारंपरिक प्रथाओं और सामाजिक संरचना को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे। यह तनाव अक्सर समाज में गहरे विभाजन पैदा करता था। सुधार के हर प्रयास का रूढ़िवादी वर्गों द्वारा कड़ा विरोध किया जाता था। यह संघर्ष केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन, उनके परिवारों और उनके समुदायों के भीतर भी लड़ा जा रहा था। इस मंथन का एक महत्वपूर्ण परिणाम जाति व्यवस्था पर पड़ा। हालांकि ब्रिटिश शासन ने जाति को सीधे तौर पर खत्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके द्वारा लाए गए कुछ बदलावों ने अनजाने में इसकी कठोरता को कुछ हद तक कम किया। रेलवे में यात्रा करते समय या कारखाने में काम करते समय जातिगत नियमों का पालन करना मुश्किल था। नई कानूनी व्यवस्था ने सैद्धांतिक रूप से सभी को बराबर बनाया। पश्चिमी शिक्षा ने निचली जातियों के कुछ लोगों को सामाजिक गतिशीलता का अवसर प्रदान किया। ज्योतिबा फूले और बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था की क्रूरता को उजागर किया और दलितों के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा किया जहां उसे अपनी पहचान को लेकर गहरे सवालों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन ने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया, जिसका उद्देश्य एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस नीति को 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं और ज्ञान को असभ्य और अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया और पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने की वकालत की। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अपना सारा ध्यान पारंपरिक पाठशालाओं और मदरसों से हटाकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना पर केंद्रित कर दिया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित थे। इस नई शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम पूरी तरह से यूरोपीय था। भारतीय छात्रों को अंग्रेजी साहित्य, यूरोपीय इतिहास, पश्चिमी दर्शन और विज्ञान पढ़ाया जाता था। इसका उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच या रचनात्मकता विकसित करना नहीं, बल्कि उन्हें ब्रिटिश प्रशासन में क्लर्क, दुभाषी और निचले स्तर के अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करना था। यह शिक्षा प्रणाली समाज के केवल एक छोटे शहरी और उच्च जाति वर्ग तक ही सीमित रही। ग्रामीण क्षेत्रों और आम जनता की शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई, जिससे समाज में एक नया विभाजन पैदा हुआ, एक छोटा अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग और एक विशाल निरक्षर आम जनता। इस शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को अपनी ही संस्कृति और जड़ों से अलग थलग कर दिया। हालांकि इस शिक्षा नीति के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए। मैकाले ने जिस वर्ग को ब्रिटिश राज का समर्थक बनाने का सपना देखा था, वही वर्ग अंततः उसका सबसे बड़ा आलोचक बन गया। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों का परिचय मिल्टन, बर्क, रूसो और वॉल्टेयर जैसे यूरोपीय विचारकों के स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के क्रांतिकारी विचारों से हुआ।
उन्होंने ब्रिटिशों के दोहरे मानकों को देखना शुरू कर दिया। वे अपने देश में लोकतंत्र का जश्न मनाते थे, लेकिन भारत में एक दमनकारी निरंकुश शासन चला रहे थे। इस शिक्षा ने उन्हें औपनिवेशिक शासन की आर्थिक और राजनीतिक आलोचना के लिए बौद्धिक उपकरण प्रदान किए। इस नई शिक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया में कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक वैकल्पिक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि शिक्षा को भारतीय भाषाओं में भारतीय मूल्यों और इतिहास पर आधारित होना चाहिए और साथ ही आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शामिल करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांतिनिकेतन जैसे संस्थान इसी सोच का परिणाम थे। इन संस्थानों का उद्देश्य जो आधुनिक ज्ञान से लैस हो, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को गौरव करता। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र औपनिवेशिक काल में एक महत्वपूर्ण वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन गया, जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी में पश्चिमी विचारों और औपनिवेशिक शासन की चुनौतियों की प्रतिक्रिया में भारत में एक जबरदस्त बौद्धिक और सामाजिक जागृति की लहर उठी, जिसे अक्सर भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। यह यूरोप के पुनर्जागरण से इस मायने में अलग था कि यह एक गुलाम देश में हो रहा था और इसका एक मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन के सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभुत्व का मुकाबला करना था। इस आंदोलन के अग्रदूतों ने महसूस किया कि भारत की राजनीतिक गुलामी का एक बड़ा कारण उसका सामाजिक और धार्मिक पतन था। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज और धर्म के भीतर से सुधार करने का बीड़ा उठाया, ताकि भारत को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और वह आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। इस पुनर्जागरण की शुरुआत बंगाल से हुई, जहां राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और सती प्रथा जैसे अंधविश्वासों का विरोध किया और एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान को भी महत्व दिया। बंगाल में ही हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और हर तरह की परंपरा और अधिकार पर सवाल उठाए। केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे अन्य सुधारकों ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए महत्वपूर्ण काम किया, जिसने समाज की पारंपरिक सोच को गहरी चुनौती दी। यह सुधार की लहर जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। बंबई में प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन और महिला शिक्षा की नींव रखी। उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने हिंदू धर्म में बाद में आई कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा और जातिगत भेदभाव को खारिज कर दिया और वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। आर्य समाज ने शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा किया। इस सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान को वैश्विक मंच पर ले जाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण ने दुनिया को भारतीय वेदांत दर्शन और आध्यात्मिकता की गहराई से परिचित कराया। विवेकानंद ने भारत के युवाओं को अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करने और पश्चिमी भौतिकवाद का अंधा निवेदन करने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का आह्वान किया। इन सभी सुधार आंदोलनों ने अपने अलग-अलग दृष्टिकोणों के बावजूद एक साझा उद्देश्य पूरा किया। उन्होंने भारतीय समाज को भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जिस नई चेतना को जन्म दिया, उसने धीरे धीरे एक संगठित राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया, जिसे हम भारतीय राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यह एक बिल्कुल नई भावना थी। इससे पहले भारत में लोगों की पहचान उनकी क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक या जातिगत पहचान से जुड़ी होती थी। भारतीय होने की एक अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना का विकास ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों का ही नतीजा था।
ब्रिटिशों ने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक समान प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक व्यवस्था के तहत एकजुट किया। रेलवे, डाक और तार जैसी नई तकनीकों ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क और संचार को आसान बनाया, जिससे एक साझा पहचान की भावना को पनपने में मदद मिली। इस उभरते राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन की शोषणकारी प्रकृति ने और भी बल दिया। शिक्षित भारतीयों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश नीतियां भारत को गरीब बना रही हैं और भारतीयों के साथ राजनीतिक और नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है। दादा भाई नौरोजी जैसे शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से यह साबित किया कि कैसे ब्रिटेन व्यवस्थित रूप से भारत के संसाधनों को लूट रहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अन्य नेताओं ने प्रशासन में भारतीयों के लिए अधिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग की। इन शुरुआती राष्ट्रवादियों का उद्देश्य अभी स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों के लिए अधिक अधिकार हासिल करना था। इस राष्ट्रवादी भावना को एक संगठित मंच प्रदान करने के लिए 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। शुरुआत में कांग्रेस एक उदारवादी संगठन था जो याचिकाओं, प्रार्थनाओं और झांपनों के माध्यम से अपनी मांगें सरकार के सामने रखता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक कांग्रेस के भीतर एक गर्मपंथी या उग्रवादी धारा का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जाना जाता है, कर रहे थे। उनका मानना था कि केवल याचिकाओं से कुछ हासिल नहीं होगा और स्वतंत्रता के लिए अधिक सक्रिय और जुझारू संघर्ष की आवश्यकता है। तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा इस नई भावना का प्रतीक बन गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन इस राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस विभाजन को भारतीयों ने फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में देखा और इसके खिलाफ पूरे देश में एक शक्तिशाली स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और भारतीय उत्पादों को अपनाया। यह पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसने राष्ट्रवाद को कुछ शिक्षित वर्ग के दायरे से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। इसी पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन हुआ, जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के अपने अनूठे तरीकों से इस राष्ट्रवादी आंदोलन को एक विशाल स्वतंत्रता संग्राम में बदल दिया। इस प्रकार यूरोप से आई आधुनिकता की लहर ने भारत में पहले औपनिवेशिक दासता को जन्म दिया, लेकिन फिर उसी के गर्भ से एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ, जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इतिहास के विशाल विस्तार में प्राचीन से आधुनिक युग तक का संक्रमण काल मानवता के सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अध्यायों में से एक है। यह एक ऐसी अवधि थी जब दुनिया ने अपनी सदियों पुरानी त्वचा को उतारकर एक नया, अपरिचित लेकिन ऊर्जावान रूप धारण किया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने मानव समाज के हर पहलू, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विचार को मौलिक रूप से बदल दिया। जब हम इस युग की विरासत का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसने मानवता को अभूतपूर्व अवसर दिए, लेकिन साथ ही गहरे घाव भी छोड़े। यह प्रगति और विनाश, मुक्ति और अधीनता, ज्ञान और अहंकार की एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी कहानी है, जिसका प्रभाव आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। इस संक्रमण काल का एक पक्ष उज्जवल और आशावादी है। इसने मानवता को तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शक्तिशाली उपकरण दिए। प्रबोधन के युग ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन जैसे क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया, जिन्होंने राजाओं के दैवीय अधिकार और चर्च की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी। वैज्ञानिक क्रांति ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की, जिससे तकनीकी प्रगति का एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। यह विचार कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है, जो पारंपरिक श्रेणीबद्ध समाजों की जड़ता पर एक शक्तिशाली प्रहार था। यह वह विरासत है जो हमें स्वतंत्रता, प्रगति और आत्म सुधार में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस तलवार की दूसरी धार उतनी ही तेज और विनाशकारी थी।
वही वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जिसने यूरोप में जीवन को बेहतर बनाया, ने साम्राज्यवादी शक्तियों को दुनिया के बाकी हिस्सों पर हावी होने और उनका शोषण करने के लिए अभूतपूर्व सैन्य शक्ति भी दी। जिस पूंजीवादी व्यवस्था ने औद्योगिक क्रांति को गति दी, उसने अपने ही देशों में श्रमिकों के गंभीर शोषण और उपनिवेशों में संसाधनों की बेरहम लूट को भी जन्म दिया। राष्ट्र राज्य का विचार, जिसने यूरोपीय लोगों को एकजुट किया, ने आक्रामक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया, जिसके कारण अनगिनत युद्ध और संघर्ष हुए। सभ्य बनाने के मिशन के अहंकार में यूरोपीय शक्तियों ने अक्सर स्वदेशी संस्कृतियों को नष्ट कर दिया और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक इच्छा थोप दी, जिससे असमानता और आक्रोश की एक गहरी विरासत पैदा हुई। इस प्रकार संक्रमण काल का निष्कर्ष यह है कि आधुनिकता कोई सरल या पूरी तरह से सकारात्मक परियोजना नहीं थी। यह विरोधाभासों से भरी हुई थी। इसने एक हाथ से स्वतंत्रता का झंडा फहराया तो दूसरे हाथ से गुलामी की जंजीरें पहनाई। इसने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लेकिन साथ ही नस्लीय श्रेष्ठता का अंधकार भी पैदा किया। इसने दुनिया को रेलवे और टेलीग्राफ के माध्यम से जोड़ा, लेकिन यह जोड़ अक्सर स्वामी और दास के रिश्ते पर आधारित था। इस जटिल विरासत को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आधुनिक दुनिया की अंतर्निहित तनावों और चुनौतियों को समझने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रगति की अपनी कीमत होती है और हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्राचीन से आधुनिक युग में संक्रमण ने वैश्विक पटल पर जो सबसे बड़ा प्रभाव डाला, वह था एक सही मायने में एकीकृत विश्व व्यवस्था का निर्माण। खोज के युग से पहले दुनिया के विभिन्न सभ्यताएं और महाद्वीप काफी हद तक एक दूसरे से अलग थलग रहते थे। उनके बीच संपर्क धीमा, छिटपुट और सीमित था। लेकिन यूरोपीय खोजों, व्यापार और अंततः साम्राज्यवाद ने दुनिया के हर कोने को एक ही वैश्विक नेटवर्क में एक साथ बांध दिया। पहली बार अमेरिका में होने वाली घटनाएं यूरोप की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती थीं, और यूरोप में लिए गए निर्णय एशिया और अफ्रीका के लाखों लोगों के जीवन को निर्धारित कर सकते थे। वस्तुओं, लोगों, विचारों और यहां तक कि बीमारियों का वैश्विक प्रवाह एक नई वास्तविकता बन गया। इस एकीकरण ने आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जो आज हम देखते हैं। औद्योगिक क्रांति द्वारा संचालित पूंजीवाद को लगातार नए बाजारों और कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसने उसे दुनिया के हर कोने में धकेल दिया। इसने उत्पादन, व्यापार और वित्त की एक जटिल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई। इस प्रक्रिया ने यूरोपीय देशों और बाद में उत्तरी अमेरिका को अपार धन और शक्ति प्रदान की, जिससे वे वैश्विक मामलों के केंद्र में आ गए। संचार और परिवहन में हुई क्रांति, भाप के जहाज, रेलवे, टेलीग्राफ ने इस वैश्विक प्रणाली को और मजबूत किया, जिससे दुनिया पहले से कहीं ज्यादा छोटी और एक दूसरे पर निर्भर हो गई। यह वैश्विक संपर्क आधुनिक युग की परिभाषित विशेषताओं में से एक है, जिसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। हालांकि यह एकीकरण समानता पर आधारित नहीं था। यह एक पदानुक्रमित या श्रेणीबद्ध प्रणाली थी, जिसमें औद्योगिक पश्चिमी शक्तियां शीर्ष पर थीं और बाकी दुनिया, विशेष रूप से औपनिवेशिक दुनिया, निचले पायदान पर। यह एक ऐसा विश्व था जो केंद्र यानी औद्योगिक देश और परिधि यानी उपनिवेश में विभाजित था। केंद्र ने परिधि से कच्चे माल और श्रम का शोषण किया और उसे अपने तैयार माल के लिए एक बंदी बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया ने एक गहरी वैश्विक असमानता पैदा की, जो आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच के विभाजन में परिलक्षित होती है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया ने दुनिया को एक साथ जोड़ा, उसी ने उसे अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर के बीच गहराई से विभाजित भी कर दिया। इसके अलावा इस संक्रमण काल ने राष्ट्र राज्य को दुनिया की प्रमुख राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया। इसने दुनिया को निश्चित सीमाओं वाले संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित कर दिया, जो अक्सर यूरोपीय मॉडल पर आधारित थे। अफ्रीका और एशिया में ये सीमाएं अक्सर स्थानीय जातीय या सांस्कृतिक वास्तविकताओं की परवाह किए बिना औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपनी सुविधानुसार खींची गई थी। इसने भविष्य के लिए अनगिनत संघर्षों और नागरिक युद्धों के बीज बो दिए, जिनसे कई देश आज भी जूझ रहे हैं। अतः संक्रमण काल की वैश्विक विरासत एक एकीकृत लेकिन गहराई से विभाजित दुनिया की है,
एक ऐसी दुनिया जो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक अन्यायों और शक्ति असंतुलन से ग्रस्त भी है। भारत के लिए प्राचीन से आधुनिक युग में संक्रमण का अनुभव विश्व के अन्य हिस्सों, विशेषकर यूरोप, से मौलिक रूप से भिन्न था। यहाँ आधुनिकता एक आंतरिक, जैविक प्रक्रिया के रूप में नहीं आई, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन के माध्यम से थोपी गई थी। इसलिए भारत के लिए इस काल की विरासत अत्यंत जटिल और विरोधाभासी है। एक ओर इसने भारत को ब्रिटिश राज की गुलामी में जकड़ दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और उसके समाज में गहरे घाव छोड़े। ब्रिटिश शासन ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया, कृषि को अपनी जरूरतों के अनुसार विकृत किया और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से सामाजिक विभाजनों को गहरा किया। यह औपनिवेशिक शोषण और नस्लीय भेदभाव का एक लंबा और दर्दनाक अध्याय था। लेकिन इसी औपनिवेशिक अनुभव की क्रूर भट्टी में से ही आधुनिक भारतीय पहचान और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। विडंबना यह है कि ब्रिटिशों ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल भारत पर शासन करने के लिए किया, उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल भारतीयों ने उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए किया। ब्रिटिशों ने भारत को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में एकीकृत किया, जिसने अनजाने में एक अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना की नींव रखी। उनके द्वारा लाई गई पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों से परिचित कराया, जिससे उन्हें अपने ही शासकों के दोहरे मानकों पर सवाल उठाने की प्रेरणा मिली। प्रिंटिंग प्रेस, जिसे मिशनरियों और प्रशासकों द्वारा लाया गया था, राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने और जनमत को संगठित करने का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। इस संक्रमण काल ने भारत में एक गहन सामाजिक और बौद्धिक मंथन को भी जन्म दिया, जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जानते हैं। पश्चिमी चुनौती के जवाब में भारतीय समाज सुधारकों ने अपनी सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा और जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक रचनात्मक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण किया जा सके जो आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व भी करे। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फुले जैसे विचारकों ने उस बौद्धिक जमीन को तैयार किया जिस पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम खड़ा हुआ। अंततः भारत के लिए इस संक्रमण काल का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसका उदय था। स्वतंत्रता संग्राम स्वयं आधुनिकता की भाषा में लड़ा गया था, अधिकारों, प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय के लिए एक संघर्ष। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ऐसा संविधान अपनाया जो प्रबोधन के सबसे प्रगतिशील आदर्शों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और कानून के शासन को दर्शाता है। इस प्रकार भारत के लिए संक्रमण काल वास्तव और मुक्ति, विनाश और निर्माण की एक दोहरी कहानी है। यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक समाज बाहरी दबाव और शोषण के बावजूद अपनी पहचान को फिर से खोज सकता है और अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकता है। प्राचीन से आधुनिक युग में संक्रमण की कहानी केवल इतिहास की किताबों का विषय नहीं है, यह आज 2024 में हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसे सीधे तौर पर उस युग की घटनाओं और विचारों ने आकार दिया है। लोकतंत्र, पूंजीवाद, विज्ञान, मानवाधिकार, राष्ट्रवाद, ये सभी अवधारणाएं जो हमारी आज की दुनिया के ताने बाने को बुनती हैं, उसी संक्रमण काल की उपज है। उस युग के संघर्ष आज भी हमारे समाज में प्रतिध्वनित होते हैं। विज्ञान और अंधविश्वास के बीच का तनाव, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक कट्टरता के बीच की बहस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामुदायिक जिम्मेदारी के बीच का संतुलन, ये सभी मुद्दे उस महान मंथन में अपनी जड़ें रखते हैं। आज हम स्वयं एक नए और शायद उतने ही गहरे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। डिजिटल क्रांति, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ताकतें हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रही हैं जो औद्योगिक क्रांति के परिवर्तनों के बराबर हैं। जैसे उस युग में प्रिंटिंग प्रेस और भाप के इंजन ने समाज को बदल दिया था, वैसे ही आज इंटरनेट और एआई हमारे काम करने, संवाद करने और सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। हम भी पुरानी निश्चितताओं के टूटने और एक अनिश्चित भविष्य के उदय का अनुभव कर रहे हैं। इस संदर्भ में पिछले संक्रमण काल का अध्ययन हमें बहुमूल्य सबक सिखा सकता है।
यह हमें सिखाता है कि तकनीकी परिवर्तन के हमेशा गहरे सामाजिक और राजनीतिक परिणाम होते हैं और हमें उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। उस युग की विरासत हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती है। यह हमेशा संघर्ष, विरोधाभास और अनपेक्षित परिणामों से भरी होती है। जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने समृद्धि के साथ साथ गंभीर असमानता और पर्यावरणीय विनाश को जन्म दिया, उसी तरह आज की डिजिटल क्रांति भी अभूतपूर्व कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल विभाजन, गोपनीयता के क्षरण और गलत सूचना जैसी चुनौतियां पैदा कर रही है। उस युग के अनुभव हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रगति के वादों पर सवाल उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ सभी को, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों। अंत में इतिहास का यह संक्रमण काल हमें मानवीय भावनाओं की अदम्य शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे विचार दुनिया को बदल सकते हैं, कैसे व्यक्ति स्थापित सत्ताओं को चुनौती दे सकते हैं और कैसे पीड़ित लोग स्वतंत्र रह सकते हैं। हमें आशा है कि हम भी अपनी पीढ़ी की बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उस युग का अध्ययन करके हम ये पीढ़ी समझते हैं कि हमारी दुनिया कैसे बदली, बल्कि हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि हम इसे भविष्य के लिए एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक टिकाऊ स्थान बनाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। अतीत की यह यात्रा वास्तव में भविष्य के लिए एक रोड मैप है